नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। 1707 में सुपुर्दे खाक हुआ मुगल बादशाह औरंगजेब 2025 में सियासत की बड़ी बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। महाराष्ट्र से चलकर अब औरंगजेब का विवाद पूरे देश में फैल गया है। महाराष्ट्र में शहर शहर औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कब्र हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल ने मजार को उखाड़ फेंकने की धमकी तक दे दी है, जिसको ध्यान में रखकर उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वही सियासी गलियारे में औरंगजेब के मुद्दे पर राजनीति और तेज हो गई है। बात अब हिंदू तालिबान तक पहुंच गई है। विपक्ष सरकार पर दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने और औरंगजेब पर अपना सियासी हित साधने का आरोप लगा रहा है। औरंगजेब ने हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, टैक्सेस को इम्पोज किया। दूसरी तरफ देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं? वो एक प्रदेश को चला रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, और हर तरफ से वो देख रहे हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व को बढ़ावा मिले। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जी हो या देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हमेशा भारत और भारत के लोगों को और हिंदुत्व का विचारधारा को बढ़ाया है। जो औरंगजेब की जो कब्र महाराष्ट्र में है, उसको राज्य शासन ने हटाना चाहिए, और राज्य शासन ये कब्र हटाती नहीं है तो बजरंग दल कार सेवा करके उसको हटाएगा। इस प्रकार का बयान जो बजरंग दल ने दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सा बयान है। पहले ही भारत में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, और उसमें इस प्रकार के बजरंग दल के द्वारा कदम उठाए जाते हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति महाराष्ट्र में और बिगड़ सकती है। ये बयानबाजी जो बजरंग दल की तरफ से हुई है, उसकी गंभीर दखल लेके उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था, और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है, और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहाँ उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए। कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है? और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? तो किसने रोका है? सरकार आपकी, ये हटवा लीजिए, ये संजय राउत कहते हुए, शिवसेना यूबीटी ग्रुप के नेता। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी की महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर हमला किया, हमने आपको दिखाया। महाराष्ट्र के सीएम जब सामने आए, देवेंद्र फडणवीस, जिनकी तुलना औरंगजेब से कर दी गई, वो भी उस पर ही बात करेंगे। तो सुनिए औरंगजेब से तुलना के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, जो भी औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा उसको लेकर क्या कहा, ये सब आपको सुनाते हैं। सुनिए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं, त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल बहुत सीधे हैं। क्या औरंगजेब की कब्र हटाने से विवाद खत्म हो जाएगा? औरंगजेब के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और औरंगजेब के पीछे राजनीति का मकसद क्या है? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर प्रवेश कुमार हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद असीम वकार प्रवक्ता AIMIM के हमें ज्वाइन करने वाले हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमें ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी से किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। शिवसेना UBT से प्रवक्ता
डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता समीर चौगांवकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन शुरुआत में करूंगा प्रवेश कुमार जी आपसे। प्रवेश जी, वीएचपी कह रही है कि कब्र हटाओ औरंगजेब की, औरंगजेब की कब्र हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्या किस लिए, क्यों हटाना चाहते हैं आप? आपको चाहिए क्या? इस देश की आम आवाम को इस आतंकी चोर लुटेरे, अपने बाप के, अपने भाइयों के हत्यारे के कि कोई निशानी नहीं चाहिए। वो कब्र क्या, कोई खुदा था क्या? वो या खुदा जैसा था क्या? कोई वली था क्या? कोई संत था क्या? अरे वो चोर था, उसने आतंक किया देश के अंदर, हजारों करोड़, हजारों लाखों हिंदुओं को मारा उसने। आप सोचिए उसका पिता क्या लिख रहा है। उसका पिता लिख रहा है कि मुझे एक सुराही पानी मिलता था उसको। आप सोचिए, एक बादशाह रहा, उसको एक सुराही पानी तक के लिए जिसको उसने मजबूर कर दिया हो, ऐसा बादशाह। अपने भाई की गर्दन काट के उसके पिता के सामने रख दी, ऐसा बादशाह। ऐसे आतंकी से कोई प्रेरणा ले सकता है क्या? क्या वो भारत का आदर्श हो सकता है क्या? भारत का आदर्श नहीं हो सकता। भारत का आदर्श प्रभु राम हो सकते हैं, जो अपने पिता के एक बार कहने पर वो वन को चले जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास ले लेते हैं। भारत की अस्मिता के प्रतीक कृष्ण हो सकते हैं, भारत की अस्मिता के प्रतीक ये शिव हो सकते हैं, शक्ति हो सकती है। ये कोई औरंगजेब जैसे आतंकी, चोर आतंकी ये नहीं हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकते हैं। और ये जमीन तो भारत की जमीन है, कोई फरगान से घोड़ों हाथियों पर तो लेके नहीं आए थे। ये जमीन तो भारत की जमीन है ना। ठीक है। भारत के जमीन पर भारत के गौरव को बढ़ाने वाला नहीं, पहली बात तो सुनिए प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी, प्रोफेसर प्रवेश कुमार सुनिए। पहली बात तो औरंगजेब आदर्श नहीं है, पहले तो भाई मैं इस बात को नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, आपने भगवान राम की बात की। भगवान राम ने जब रावण से युद्ध किया था तो वहां भी उन्होंने अनीति नहीं अपनाई थी। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं पर जुल्म ढाए, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने कन्वर्जन किया, औरंगजेब एक शासक था जिसने हिंदू मंदिर तोड़े। सब सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आज आप लोग जाग रहे हैं, आज आपको औरंगजेब की कब्र दिख रही है, आज आपको पता चल रहा है। और आप तो ये जो विपक्षी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, आप तो राइटिस्ट है ना, आप तो दक्षिणपंथी है ना, आप तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं ना। तो आप सुनिए, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं ना, आपकी सपोर्ट की सरकार है इस वक्त वहां सूबे में भी और केंद्र में भी, तो क्यों नहीं हटवा लेते? ये पूछ रहे हैं आपसे वो। देखिए, समाज की शक्ति संगठित होती है, समाज में चेतना आती है, समाज सोचता है, विचारता है, फिर निर्णय लेता है। आज समाज ने निर्णय लिया, हटेगा। अयोध्या में निर्णय लिया ना, वो मस्जिद रूपी जो ढांचा था गिरा के हटाया ना उसको। समाज निर्णय लेता है। समाज में चेतना आने में, समाज में समझाने में, समझ आने में बहुत समय लग सकता है, परंतु निर्णय जब समाज में सहमति से होता है तो अच्छा निर्णय होता है। और ऐसी चीजों, ऐसे निशानियों को इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह विश्व हिंदू परिषद ही नहीं कह रहा, यह हिंदू समाज कह रहा है। विश्व हिंदू परिषद को तो हिंदू समाज कह देता है, तो हिंदू समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं, परंतु हमारी शक्ति तो हिंदू समाज है। सब कुछ हिंदू समाज करता है। तो आप कह रहे हैं कि ओके प्रोफेसर प्रवेश कुमार, आप कह रहे हैं कि हिंदू अब जागा है, आप ये कह रहे हैं, और आप उसको दिखा रहे हैं औरंगजेब की कब्र इस देश में। अरे हटाओ इसको, हिंदू अब जाग गया है और हिंदू कह रहा है औरंगजेब की कब्र हटाओ इसको। परिचर्चा संवाद से लिया जाता है, उसमें समय लग सकता है, परंतु निर्णय होता है एक दिन। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हिंदू अब जाग गया है और वो देख रहा है अरे औरंगजेब की कब्र है, इसको हटाओ। नहीं, हिंदू हमेशा से जागा था, पर हिंदू किसी भी काम को अंजाम देने के लिए चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, संवाद करता है, सामूहिकता में निर्णय लेता है। आज उसने निर्णय लिया कि उसको हटाना है, हटेगा। निर्णय लिया था उस समय कि मस्जिद यहां से हटनी चाहिए, हट गई। तो हिंदू समाज समय लगाता है, पर ऐसा नहीं है कि उसके मन में चेतना नहीं है, उसके मन में जागरूकता नहीं है। अरे भारत की अस्मिता को बचाने वाले लोग हैं। आप सोचिए कि जहां पर 100 वर्षों का शासन इस्लाम का रहा, क्रिश्चियनिटी का रहा, वहां सारे कन्वर्ट हो गए। भारत का हिंदू है जो कन्वर्ट नहीं हुआ। 1000 वर्ष के शासन में भी हिंदू समाज कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो खाली नहीं, मुझे दूसरे पैनलिस्ट प्रोफेसर प्रवेश कुमार सुनिए, प्रोफेसर प्रवेश कुमार मेरी बात सुनिए।
मैं आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, बड़ा पैनल है, ज्यादा आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। तो खाली औरंगजेब की कब्र हटानी है या मुगलों की सारी निशानियां हटानी है? हम कह रहे हैं कि जो भी भारत की अस्मिता पे कलंक साबित हो रहे हैं वो सारे के सारे हटने चाहिए। अब हिंदू समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज तय करेगा। अरे आप हिंदू समाज के ठेकेदार बने हैं, आप हिंदू समाज के ठेकेदार बने हैं, आप बताइए ना, निर्णय लेगा। आप हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, आप बता रहे हैं कि हिंदू समाज जाग गया है, हिंदू समाज में चेतना लौट आई है। सुनिए सुनिए सुनिए, तो आपको मुगलों की और कौन सी निशानियां हटानी है? आपको हुमायूं का जो मकबरा है वो हटाना है क्या? अकबर की कब्र है वो हटानी है क्या? शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया वो हटवाना है क्या? लाल किला बना है वो भी हटवाना है क्या? क्या हटवाना है, मैं ये पूछ रहा हूं। ऐसा लाल किला के पत्थर और लाल किला के कारीगर वो फरगान से अपने घोड़ों पर लाद कर नहीं लाए थे, वो भारत के लोगों ने बनाए। भारत की इंजीनियरिंग देखिए कितनी सफल इंजीनियरिंग थी। भारत का पत्थर लगा है, भारत की चीजें लगी, भारत के बनवाया तो मुगलों ने था। क्या था? बनवाया तो मुगलों ने था। बनवाया किसने था? अरे बनाया किसने था? निशानी तो मुगलों की है। बनाई थी ना, अरे भारत ने बनाई थी, भारत के लोगों ने बनाई थी। और उसके प्रमाणित उसका इतिहास क्या यही जो बता रहे हैं वही सही थी क्या? ताजमहल के ऊपर अभी कंट्रोवर्सी है ना, लाल किले पे कंट्रोवर्सी है ना। अरे इतिहास के पन्नों को पलटने दीजिए, इतिहास को निकलने दीजिए। ठीक है, हिंदू समाज जागता है, सोचता है, विचारता है। बताइए किशोर तिवारी जी, हिंदू समाज जागता है, हिंदू समाज जाग गया है, चैतन्य हो गया है, चेतना आ गई है, और अब औरंगजेब जैसे आक्रांता को, उस जैसे निर्दयी शासक को अब उसकी कब्र में भी नहीं रहने देंगे, उसकी कब्र नहीं रहने देंगे। क्या जवाब है इसका? देखिए, महाराष्ट्र में सरकार कानून व्यवस्था में, रोजगार में, किसानों की भलाई में सब इस पर हार गई है। सरकार चाहती है कि एक एजेंडा जिसमें हिंदू कट्टरता चरम सीमा पे चला जाए, वो कट्टरता चलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सरकार चाहती है, बताइए 400 साल पुरानी खबर उठा सरकार चाहती है करने वाले। मुझे एक बताइए, ये प्रवेश कुमार सरीके जहर उगलने वाले लोगों को आप लेके आए हैं तो यही बोलेंगे ना। मैं अभी बता रहा हूँ भाला साहब भी जहर उगलने थे क्या? नहीं, अभी वन बाय वन प्रवेश भाई आप बोल चुके। प्रवेश भाई आपको बहुत टाइम मिला, प्रवेश भाई आपको बहुत टाइम मिला। नहीं प्रवेश भाई बहुत टाइम मिला, अभी बोलिएगा। किशोर जी किसी की हाँ नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। किशोर जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी के प्रति अशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। वो अपनी बात रख रहे हैं, आपको अगर असहमत है तो आप असहमति जताइए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कि किसी को ठेस पहुंच जाए। बताइए। हाँ देखो, मैं जो बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र की सरकार अपनी असफलताओं का लक्ष्य मुख्य समस्याओं से दूर ले जाने के लिए यह हिंदू कट्टरता का वाद पैदा कर रही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसको एएसआई का प्रोटेक्शन नहीं है, अगर नहीं रहता तो मैं कब्र उखाड़ देता। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी है, मैं उनको पूछता हूं क्या बीजेपी की केंद्र सरकार का यह एजेंडा है कि वो 400 साल पुरानी कब्र उखाड़ते हैं और कब्र ढूंढना चालू करते हैं? उनके आईटी सेल तरीका कब्र सेल वो खोलना चाहते हैं। ये क्या चल रहा है देश में सौदार्य के भावना से महाराष्ट्र में लोग यहाँ पर जिंदगी जीना चाहते हैं और प्रवेश कुमार सरी के लोग जहर उगलना चाहते हैं। नहीं आप फिर आगे पर्सनल, मैं कह रहा हूं पर्सनल मत होइए आप। प्रवेश कुमार सरीखे लोग ये क्या है? आप बोलिए, उनकी विचारधारा से आप सहमत नहीं है, आप किसी को इंडिविजुअली क्यों टारगेट कर रहे हैं? अच्छा ठीक है प्रवेश भाई, अभी नहीं, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। किशोर जी ने सरकार पे सारा ठीकरा फोड़ दिया है और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला है, वो जवाब देंगे। प्रेम जी देखिए क्या कह रहे हैं किशोर जी कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए साजिश कर रही है, सरकार बेरोजगारी पे, और ये केवल किशोर तिवारी नहीं बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है कि सरकार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे पा रही, सरकार दूसरे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार को ध्यान भटकाना है। देखिए औरंगजेब का विवाद खड़ा कर दिया। कृपा करके मुझे गौरव भाई बताइएगा, अबू आसिम आजमी जो औरंगजेब की आराधना जिसने प्रारंभ की, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। नहीं किशोर जी बोलने दीजिए उनको, बीच में मत बोलिए। किशोर जी बीच में मत बोलिए, अभी मत बोलिए। किशोर जी का संकट है, तू तड़ाक करने देने इनका चलेगा नहीं बिल्कुल नहीं, तू तड़ाक कोई नहीं करेगा। और किशोर जी बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए, अभी आपका मौका आएगा तो बोलिएगा। बोलिए प्रेम जी।
आप मुझे बताइए कि अबू आसिम आजमी के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके जो है मांडी से मांडी सटा के बात करेंगे उद्धव ठाकरे, उसका मातोश्री बुला के स्वागत करेंगे उद्धव ठाकरे, उसके सामने प्रत्याशी नहीं खड़ा करके समर्थन देंगे उद्धव ठाकरे, और वो बी टीम हमारी हो जाएगी जब औरंगजेब की आराधना करेगा। उसने औरंगजेब की आराधना की, ठीक है भाई। आज श्रीमान संजय राउत जो किशोर तिवारी जी के परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि शौर्य स्थल है औरंगजेब की कब्र, औरंगजेब की कब्र शौर्य स्थल है, तो फिर औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की मांग स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने क्यों की थी? बाला साहब ठाकरे की उस मांग को पूरा हालांकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने की, और तब भी कांग्रेस के लोग, सपा के लोग यही कह रहे थे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करना इसलिए किया जा रहा है कि बेरोजगारी और जो है महंगाई की समस्या नहीं दूर हो रही है। भाई अहमदनगर का नाम हमने अहिल्याबाई नगर किया, तब भी यही कह रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, बात अब यहाँ से आगे बढ़ गई है, धाराशिव किया, बात आगे बढ़ गई है, उस पर भी यही बातें की जा रही प्रेम थी। जी, अब ये इसी तरह की बातें करते रहे। नहीं प्रेम जी, सवाल ये है कि अब मांग हो रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटाओ। क्या बीजेपी इस मांग का समर्थन करती है? क्या सरकार के अंदर इसको लेकर कोई मंथन चल रहा है कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को हटाया जाए? क्योंकि एएसआई का प्रोटेक्शन मतलब बड़ी बात है। देखिए, औरंगजेब जैसे कुल कलंक आक्रांता की कब्र को एएसआई ने प्रोटेक्शन देना ये गलत है। एएसआई की लिस्ट से उसको बाहर किया जाना चाहिए। सरकार आपकी भारतीय जनता ये कांग्रेस ने जो है औरंगजेब का उदात्तीकरण करने का कुकर्म किया था, और किशोर तिवारी के मित्र संजय राउत आज भी जो है उसको शौर्य का प्रतीक कहकर बाला साहब ठाकरे के मुंह पर काली पोतने का कुकर्म कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जिस औरंगजेब को कभी औरंगजेब के अलावा कोई शब्द नहीं प्रयोग करते थे, आज उसकी कब्र को शौर्य का प्रतीक कहकर नहीं तो प्रेम जी, हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाले विपक्ष को छोड़ दीजिए। प्रेम जी विपक्ष नहीं करेंगे, प्रेम जी पर बात करें, पर बात न करें। प्रेम जी क्या बात कर रहे हैं आप? प्रेम जी विपक्ष को पर बात करें, मुंह पर बात ही नहीं, मैं बोलिएगा, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं विपक्ष तो हिंदू तालिबान तक पहुंच गया, सामना में लिख दिया उन्होंने, आप तो दोपहर के सामना के संपादक रहे, मैं उस पर भी आऊंगा। नहीं, संजय राउत की सुन्नत हो गई है, संजय राउत और उद्धव ठाकरे की सुन्नत हो गई है, ये मैं कहूं तो अच्छा लगेगा? नहीं ये सब मत बोलिए, छोड़ दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। प्रेम जी आपने जो बोला बहुत बड़ी बात बोल दी है। प्रेम जी आपने हेडलाइन दे दी है, तो नहीं चलेगा। प्रेम जी TV9 भारतवर्ष पर आपने एक बड़ी हेडलाइन दी है, और मैं चाहता हूं कि आप उस पर और क्लैरिटी दें। आपने कहा कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। तो प्रेम जी 10 साल से ज्यादा हो गए आपकी सरकार को केंद्र में, और लगभग इतने ही साल आपको होने आ रहे हैं महाराष्ट्र में भी, तो सरकार में तो आप दोनों जगह पे हैं। तो आपने इसको लेकर क्या किया, अभी तक क्या किया आपने? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनकी सुन्नत हम तो बोलने दीजिए उनको, विनोद जी, किशोर जी बोलने दीजिए। सरकार में हम 99 से 2004 थे, और 2014 से हम 2019 थे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कब हुआ? 2024 में हुआ। हम सरकार में लंबे समय से अनुच्छेद 370 संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। तो हम धीरे धीरे ये मुगलों की आराधना करने वाले कुकर्मियों के कुकर्मों से मुक्ति दिलाएंगे। एएसआई की लिस्ट में औरंगजेब की कब्र को किसने डाला? कांग्रेस की सरकार ने डाला। हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि औरंगजेब की कब्र को एएसआई के लिस्ट में डालना ये गलत है, इसी कारण हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो एएसआई के लिस्ट में उसको कैसे निकाला जा सकता है, इस पर कानूनी राय रखी जाएगी, और उसको एएसआई की लिस्ट से बाहर करके औरंगजेब के कलंक से महाराष्ट्र को मुक्त कराना, ये महाराष्ट्र की जनता के मन का फैसला है, और उस जनादेश का निश्चित तौर पर पालन होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने एक बड़ी क्लियर लाइन ली है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छी बात है। सैयद असीम वकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, अब उनके पास चलते हैं। सैयद असीम वकार, थोड़ी देर से आए आप, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। देखिए यहाँ पर दो तरह की अभी तक की बातें आई हैं सैयद असीम वकार। एक तरफ प्रोफेसर प्रवेश कुमार कह रहे हैं कि हिंदू चैतन्य हो गया है, VHP से हैं वो, और वो अब देख रहा है कि औरंगजेब जैसे एक ऐसे शासक को जिसने हिंदुओं पर जुर्म ढाया, इस देश के खिलाफ काम किया, उसको हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, उसकी कब्र को रहने नहीं देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो एएसआई प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट है उससे हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, और राम मंदिर तो हमारी सरकार भी होना, ऐसे इस पे भी हम काम करेंगे, इसको लेकर मंथन जारी है। अब सैयद असीम वकार, आपका क्या मानना है?
क्या औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए? नहीं, क्यों हटाया जाना चाहिए? क्यों हटाया जाना चाहिए? जिस देश में नाथूराम गोडसे की कब्र हो सकती है, जिस देश में आतंकवाद के आरोप में फंसे हुए लोग जिन पर केस चल रहा है वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो उस देश में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देर से आया हूं, लेकिन मैं दो बातें अपनी कहना चाह रहा था। एक हजरत थे, एक जनाब थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो कहने लगे कि साहब औरंगजेब को आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? मैंने कहा नहीं, अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 साहबजादों के कत्ल कर दिए थे, ऐसा क्रूर शासक। तो हमने, सर औरंगजेब ने तो सिर्फ 2 साहबजादों के कत्ल किए थे, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो गलत तरीका था, वो क्रूरता थी। लेकिन 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के 10 हजार बेटों का कत्ल हो गया इसी देश में। इस पर क्या बोलेंगे आप लोग? हमारे देश के ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर क्लास लोगों ने 84 में सिखों का नरसंहार कर दिया। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बेटे नहीं थे? न जाने कितने सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया उनकी पगड़ियों में बांधकर। न जाने कितनी सिख बच्चों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया 1984 में। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे नहीं हैं वो सिख जिनकी हत्याएं हुई? 2 पर इतना बड़ा आप पहाड़ उठा रहे हो, 10,000 20,000 जो मारे गए थे, इन पे कौन बोलेगा? यह क्या तरीका बना रखा है आप लोगों ने? आप बता रहे हैं, बैठे हुए अभी मैं बात करता हूं इनसे कि शिवा, एक साहब कहने लगे मुझसे कि हिंदू हृदय सम्राट थे शिवाजी। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो एक इतिहासकार है राम पुनियानी, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे कि ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो ब्राह्मणों ने इनकार क्यों किया? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो मराठों की और राजपूतों की जंग क्यों होती थी? अगर हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी को माना जाता था तो राजा जयसिंह के बेटे कछवाहा राजपूत, पूरा का पूरा जयपुर स्टेट शिवाजी महाराज के विरोध में क्यों था? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे, आज ही थे। तो आप पहले हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। आपकी बात सुनिए सर, नहीं अभी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, पूरी करिए फिर। बात पूरी होने दीजिए। अगर शिवाजी महाराज और उनकी सेना को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है तो तानाजी के खिलाफ उदय भान सिंह राठौर अपनी सेना लेकर क्यों गए थे? उदय भान सिंह राठौर ने तानाजी को, शिवाजी के सिपह सलार को मारा क्यों? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो सरेंडर होना चाहिए था। जवाब दीजिए जरा इस बात के ऊपर। अगर शिवाजी ने सिंह के 2 बेटे मारे जाएंगे, शिवाजी ने औरंगजेब जल्लाद कौन से मंदिरों को तोड़ दिया? शिवाजी ने किसको अगर 2 बेटे कन्वर्जन करवाया? शिवाजी ने किस पर जजिया कर लगाया? शिवाजी ने किसको जबरन अपना धर्म कबूलवाया? शिवाजी ने किस पर धर्म के हिसाब से वो अत्याचार किए? आप कहां से कहां चीज जोड़ रहे हैं? मैं समीर चौगावकर आपसे पास आता हूं। समीर चौगावकर, जवाब दीजिए जरा इनको। सैयद असीम वकार जो बोल रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? अग्रवाल जी सरेंडर, अग्रवाल जी आवाज दब गई आपकी। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मुझसे मत पूछिए। आज के देश में, आज के सुनिए आज, अरे सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए। हाँ, बोल अरे टेक्स्ट पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए। बोल जजिया नहीं, मैंने 4-5 सवाल पूछे आपसे। बात तो सुन लीजिए मेरी पूरी हो जाने दीजिए। बोल दीजिए, आपके पास 20 सेकंड है, बोलिए। सर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अग्रवाल जी जब सुबह उठ के पेस्ट करते हैं आप, तो उस पर टैक्स, नहाने के साबुन पे टैक्स, सीवर पे टैक्स, जो आप टॉयलेट जाते हैं, जब आप सड़क पर निकलते हैं गाड़ी लेकर, उस पर टैक्स, गाड़ी खरीदने पे टैक्स, कबर पे टैक्स, कफन पे टैक्स, इंटरटेनमेंट पे टैक्स, रोने पे टैक्स, हंसने पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, खस्ता पे टैक्स, पूरी पे टैक्स। कितने टैक्स लीजिएगा आप? तो वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो मुस्लिमों पर अलग लगता है और हिंदुओं पर अलग लगता है।
आपको अलग देना पड़ता है, मुझे अलग देना पड़ता है क्या? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं जजिया कर, क्योंकि जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगता था, धर्म के हिसाब से लगता था। सर मेरे पास और भी पैनलिस्ट है, मैं दूसरे के पास जाना चाहता हूं। आपके पास जानकारी नहीं है जी गौरव जी, मुझे सुनिए सर, नहीं आपके पास जानकारियां नहीं है, आप आधे जानकारी लेके बैठे हैं। अरे सर मेरे पास, सुनिए जजिया क्या है, सुनिए जजिया क्या है। मैं अब यहाँ इतिहास की जजिया किताब में खोल कर नहीं बैठा हूं, सर जजिया में तो सुन लीजिए एक बार, जल्दी पूरी कीजिए, फिर मैं हजरत जजिया के पास जाऊंगा, जल्दी पूरी कीजिए। हजरत जजिया देखिए, मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता है, मुसलमान होने के लिए ज़कात देना पड़ती है 2.5%, और 49 साल के औरंगजेब के शासन में उसने कोई टैक्स नहीं लगाया। आखिर के 5 साल में जब वो साउथ की तरफ गया तो उसने 1% जजिया लगाया और 2.5% ज़कात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जजिया अगर लगा दिया 1%, तो आदमी लोग कहते हैं कि साहब वो इसलिए लगाया था कि मुसलमान हो जाए। अब कौन से लोग थे जो 1% टैक्स जजिया का ना देकर मुसलमान हो गए? 2.5% अभी इस पर 1%, 2.5% इकोनॉमिक से क्लास लेकर क्या अकलमंदी की बात कर रहे हैं सर आप? एक मिनट प्रवेश जी, प्रवेश जी समय नहीं, प्रवेश जी समय नहीं, अभी जवाब समीर, नहीं रुके, समीर चौगावकर जवाब देंगे, समीर चौगावकर जवाब दीजिए, समीर चौगावकर जवाब दीजिए। देखिए मैं आ रहा हूं। सैयद असीम वकार जिसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती है, ये तो उसी पार्टी के जिस पार्टी के पुरुष जिन्ना है, इनके आदर्श पुरुष तो जिन्ना है। जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था, जिस जिन्ना ने इस देश के अंदर अत्याचार करवाए, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, उस जिन्ना को ये आदर्श पुरुष ओवैसी मानते हैं। और जो जिन्ना तो चले गए पाकिस्तान में, लेकिन ओवैसी साहब उनके जो इतिहास है जिन्ना का, वही देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। सर जिन्ना पे एक लाइन बोल दूंगा, सुन लीजिएगा आप। एक मिनट असीम भाई रुक जाइए, अभी दो प्रवक्ता नहीं बोल पाए, तो हम बता देंगे हम क्या है। तो जब भाई दोनों भाई ओवैसी साहब भाई जब जिक्र करते हैं 15 मिनट पुलिस हटाने का, तो उसी का जिक्र होता है। देखिए गौरव, मैं आज अभी नागपुर में उस समय नहीं, लेकिन समीर भाई आप महाराष्ट्र से हैं, मुझे बताइए अगर औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए, क्या आप इसका समर्थन करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं? इससे क्या बदलाव आ जाएगा देश में? देखिए गौरव भाई, पूरा हिंदुस्तान इस बात का समर्थन करता है, पूरा हिंदुस्तान इस बात का समर्थन करता है। और मैं तो भी नागपुर, पूरा हिंदुस्तान तो नहीं करता, मेरे बगल में जो बैठे होंगे वो भी नहीं करेंगे अभी, और आप उनको हिंदुस्तानी तो ऐसा तो नहीं कह देंगे कि हिंदुस्तानी नहीं है। प्रदर्शन होगा इस बात को लेकर, पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है, और मुझे लग रहा है ये कानूनी कार्रवाई का विषय है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा ये मामला भी कानून के दायरे में है। हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। देखिए आने वाले दिनों के अंदर इससे फायदा क्या होगा? सरकार इस मामले में निर्णय लेगी और कानून के दायरे में जो हो सकता है वह करके निश्चित रूप से आपको नहीं। पहली बात तो आपने कहा समीर भाई आपने कहा पूरा हिंदुस्तान करता है, असीम वकार ने ऑन एयर कह दिया हम समर्थन नहीं करते, और मैं उनको उतना हिंदुस्तानी मानता हूं जितना मैं आपको मानता हूं। तो पूरा हिंदुस्तान तो नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ी मेजॉरिटी कर रही होगी तो कर रही होगी। मैं फिर भी सुनिए, आधे हिंदुस्तानी है, नहीं ये मत बोलिए, ये सब मत बोलिए, आधा हिंदुस्तानी पूरा हिंदुस्तानी सर्टिफिकेट बांटने का हम में से किसी को कोई हक नहीं है। नहीं, ये सब सर्टिफिकेट बांटने का हक ना आपको है ना मुझे, किसी को ये सर्टिफिकेट बांटने का हक नहीं है। लेकिन रुकिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से, आप ही के नेता ने तो ऐसा यहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया। भुवन भास्कर जोशी, देखिए अब कब्र हटाने तक की बात चल रही है, गलती हो गई क्या? गौरव जी आपकी बात का जवाब दूंगा। समीर जी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। समीर जी अभी जिन्ना की बात कर रहे थे, पूरे देश को पता है, देश के सामने वो चित्र सामने है। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना पर गए थे और उनको सेकुलर कहने का काम करा थे, ये उसी विचारधारा से आते हैं। मैं इनको अच्छे व्यक्ति, आडवाणी जी ने इस्तीफा भी तो दे दिया उसके बाद। अब आ जाइए आपके विषय पे। नहीं इतना वो मत करिए, पर उत्तेजित मत होइए, मैंने आपको सबको धैर्य से सुना है। अब मैं आ जाता हूँ आज के विषय में। जिस सरकार को आज देश के 140 करोड़ लोगों ने चुनने का काम करा, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या हटाने की थी? बेरोजगारी हटाने की थी, महंगाई हटाने की थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करने की थी, स्टॉक मार्केट को ठीक करने की थी, गिरते हुए डॉलर की व्यवस्था बनने। लेकिन आज हम किस पे चर्चा करने के लिए आप लोगों ने बुलाया? औरंगजेब पर चर्चा, जिसकी निगरानी खुद सरकार कर रही है, ASI कर रही है, और अभी तो मुझे पता चल है कि वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है उसकी। तो ये काम करने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे आगे बढ़ना चाहती है वो नफरत का एजेंडा है, ताकि मूल बातों से देश का ध्यान। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है, वो कह रहे हैं कि हम ASI का उसका जो प्रोटेक्शन है वो भी हटाएंगे। आपका एजेंडा क्या है? आपके नेता ने औरंगजेब की तारीफ की, उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद कब्र तक बात चली गई। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी मानते हैं कि वो कब्र हटाई जानी चाहिए या नहीं?
देखिए मैं क्लियर बात बता दूं, उन्होंने भगवंत जी तो कहेंगे अपनी कामत की नहीं, बोलने दीजिए, बोलने के दीजिए, बीच में नहीं बोला। बोलने दीजिए समीर जी, बोलने दीजिए, समीर जी बोलने दीजिए। धैर्य रखिए, मैं लेकिन इसी मुद्दे पे बोलिएगा, दाएं बाएं मत जाइएगा। इधर उधर कुछ नहीं, हाँ, बिल्कुल सीधी सीधी बात। हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद उन्होंने देश से माफी मांगने का काम करा। आप पूरे देश के चलचित्रों में चला है, देश के टीवी चैनलों में चलने का काम करा है। हम लोग किसको अपना आदर्श मानते हैं ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। हम लोग इस देश के लोहिया जी को, इस देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, नेताजी को अपना आदर्श बना के काम करते हैं और पीडीए की, सामाजिक न्याय की और जाति जनगणना की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो बयान होता है वो पार्टी की लाइन होती है, जिसमें हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता चलने का काम करते हैं। क्या लाइन है, क्या लाइन है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। स्पष्ट लाइन है, हम लोग, ये सरकार के हाथ में, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार इनकी, आपने खुद बोला। अरे आपकी अपनी लाइन तो होगी कोई। जब आपके नेता ने एक लाइन ली, औरंगजेब अच्छा इंसान था, औरंगजेब अच्छा राजा था, महान राजा था, तो अभी एक लाइन तो यहाँ भी होगी ना, औरंगजेब की कब्र अच्छी है कि नहीं? एक मिनट समीर भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। हम लोग तो इनसे जो मूल प्रश्न है देश के, उन पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये कब्र को हटाएं रखें, ये इनका विषय है, ये इनको तय करना है। हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें, हमारी कोई दिक्कत, हमारी लड़ाई, हमारे आदर्श ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं है। ये जिनके आदर्श है, समाजवादी पार्टी को औरंगजेब की कब्र हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी देश को, रुकिए, एक बड़ी बात है। पूजा त्रिपाठी जी, देखिए आप ही के सहयोगी हैं इंडिया में, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको है क्या? देखिए गौरव जी, औरंगजेब, पहली बात तो मैं एक बात बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का ना आदर्श औरंगजेब है ना गोडसे है। तो ये अपना चुनाव कर लें। आज औरंगजेब को गाली देते हैं पर गोडसे की जय जयकार करते हैं, ये सबके सामने इनका दोमुहापन है। ये देश गांधी के सिद्धांत, पूजा जी, गोडसे पे बहस नहीं है, बहस औरंगजेब पर है। गोडसे पर, गांधी जी पर बहस करेंगे तो किसी दिन पे बात करेंगे। अभी मैंने सीधा सवाल पूछा है और उम्मीद करता हूं आप जैसी सुलझुई प्रवक्ता सीधा जवाब देंगी। समाजवादी पार्टी को औरंगजेब की कब्र हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को है क्या? हमने कहा ये नहीं, बोलने दीजिए, सेंटर का है, स्टेट बोलने का दीजिए, ये उनकी भारतीय जनता पार्टी। बोलने दीजिए, अभी पूजा जी बोल रही, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। जी। हाँ, बोलिए पूजा जी। देश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, ये औरंगजेब का मुद्दा आ क्यों रहा है? आज महाराष्ट्र में हर दिन इनके मंत्री ने सदन में ये एक्सेप्ट किया है कि हर दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई खरीदी जा रही है। 65,000 महिलाएं हर दिन, हर साल महाराष्ट्र में पिछले 2 साल गायब हुई है। 13,000 तो नागपुर में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र से। और उसके बाद रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी होती है और उनको FIR नहीं करवाने दिया जाता। एक बस स्टैंड में रेप हो जाता है, पर नहीं, औरंगजेब की कब्र हटेगी, क्योंकि औरंगजेब तो इसीलिए आप लोग औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की तुलना महाराष्ट्र के चुने हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कर देते हैं। तो मैं आपको दे रही हूँ। अभी आप उस बयान पे कायम हैं। आज महाराष्ट्र में जब ये लाड़की बहन के नाम पर वोट लिए थे, 2100 की बात की थी, आज 1500 पे सिमट गए। 3 लाख किसानों की कर्ज माफी का इनका चुनावी वायदा था, ये पीछे हट गए हैं। आज मैंने आपको बताया है कि इस राज्य से हर वादे से पीछे हटना यानी औरंगजेब। तो इस देश में क्रूरता है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना, आप बीड़ सरपंच की हत्या देखिए और उस पे निशंसता देखिए। क्या कांग्रेस के किसी कोई व्यक्ति पेशाब कर रहा है और यह जब पूरा हल्ला हो जाता है। ये 2 महीने पहले से फडणवीस जी के पास ये वीडियोस और फोटोज थे, पर धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है 2 महीने बाद। तो जब आप क्रूरता की बात करते हैं, आप किसानों पे क्रूरता की बात करते हैं, महिलाओं पे क्रूरता की बात ठीक है, मेरे एक सवाल का, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला से आपके सारे सवालों का जवाब लूंगा। औरंगजेब की कब्र हट, और सीधा इसी पर आइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। मैंने सारे मुद्दे आपके सुन लिए, इस पर जवाब देंगे प्रेम शुक्ला। औरंगजेब की कब्र हट जाए तो दिक्कत कांग्रेस पार्टी को? देखिए, केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें, पहले मुद्दों की तो बात करिए। वो तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके सहयोगी भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। हम तो कह रहे हैं पहले आप महिलाओं, किसानों की तो बात करें। आप इस देश को हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब, मराठा इनके पीछे, औरंगजेब ने 27 साल तक मराठों। पूजा जी, जब आपको इस डिबेट में हमने आमंत्रित किया था तो हमने आपको बताया था कि औरंगजेब पर हम बात करेंगे।
हमने आपको बताया था। औरंगजेब तो पर औरंगजेब पे ही सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि पूजा जी, अगर औरंगजेब की कब्र हट जाए तो क्या कांग्रेस को दिक्कत है? आप इस पे सवाल से बचना क्यों चाह रही हैं? आप इस मुद्दे को बढ़ा क्यों रहे हैं? इस मुद्दे को आप, अरे मेरा मुद्दा यही है डिबेट का, मेरा मुद्दा यही है डिबेट का मैम, मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा मुद्दा यही है। आपको नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ राज्य में जिनकी सरकार है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो इसको लेकर इतना आक्रामक क्यों हो रहे हैं? आपकी सरकार 10 साल से केंद्र में, आप एएसआई से हटा दीजिए, आपकी राज्य की सरकार है, आप एएसआई से हटा दीजिए, आप बाकी मुद्दों की महाराष्ट्र। मैं मान गया। मैं एक बार और पूछ रहा हूं, प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा। अगर आप नहीं जवाब देंगी तो शायद जनता तय करेगी। क्या आप मानती हैं कि आपको कोई दिक्कत है अगर औरंगजेब की कब्र हट जाती है तो, मतलब सरकार हटवा देती है तो आपको कोई दिक्कत है, या कैसे भी हट जाती है तो? निर्णय ले, ये निर्णय ले, इनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, निर्णय ले। नहीं, आप इसको सही मानती, गलत ये तो बोल सकती हैं। मैं मानती हूँ कि आज राजनीति में मुद्दों की बात होनी चाहिए, महिलाओं और किसानों की बात होनी चाहिए। हम औरंगजेब की कब्र के पीछे, जो 300 साल पुरानी कब्र के पीछे, हम इन मुद्दों को महत्वहीन नहीं होने देना चाहते। ये आपका विशेषाधिकार है, आप किसी भी सवाल का अपने हिसाब से जवाब दे सकती है, लेकिन प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए। फिर वही बात जो अभी मैंने आपसे पूछी थी। देखिए, सामने जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आपकी साफ कह रही है महिलाओं की बात है, बेरोजगारी की बात है, नौकरियों की बात है, आप उलझा रहे हैं औरंगजेब में, बताइए। नहीं, इनका कहना है कि जो चुनावी वादे नहीं पूरा करता औरंगजेब, तो इंदिरा गांधी औरंगजेब थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गरीबी हट जाएगी, जवाहरलाल नेहरू औरंगजेब थे। औरंगजेब 1 हो गए नेहरू, औरंगजेब 2 हो गई इंदिरा गांधी, औरंगजेब 3 हो गए राजीव गांधी, औरंगजेब 4 हो गई सोनिया गांधी, औरंगजेब 5 हो गए राहुल गांधी। ये औरंगजेब का खानदान है क्या? ये बीच में क्यों बोल रही भाई? मैं बीच में नहीं बोल रहा था, गौरव जी। हाँ, एक मिनट, पूजा जी, पूजा जी आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं। नहीं, बकवास की बात नहीं पूजा जी। देखिए, अभी मुद्दा औरंगजेब पर है, बोलने दीजिए। गांधी के पास इतना मादा था, आपने अपने नेता की बात को तो बकवास नहीं कहा। एक बाय वन, औरंगजेब 3 राजीव गांधी, औरंगजेब 4 सोनिया गांधी, औरंगजेब 5 राहुल गांधी। ये नहीं तो फिर तो आपको नहीं इस लॉजिक से एक मिनट पूजा जी रुकिए, प्रेम जी इस लॉजिक से एक मिनट सब नहीं एक साथ पूजा जी रुकिए नहीं तो उस लॉजिक को अगर आप मानेंगे, प्रेम जी अगर उस लॉजिक को आप मानेंगे तो आपको फडणवीस को भी रखना पड़ेगा इसी श्रेणी में, तो आपको बीजेपी के सभी नेताओं को रखना पड़ेगा जो अपने वादे नहीं पूरा कर पाए। नहीं, ये लॉजिक अगर उसको मानते हैं नहीं, ये लॉजिक कांग्रेस की तो आप मान रहे हैं क्या इस लॉजिक को? ये क्या तरीका है भाई? ये छोड़ दो, आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए प्रेम शुक्ला को। बिल्कुल तरीका सही नहीं, बोलिए। लगातार कर्कशों की तरह चिल्लाई जा रही है। नहीं प्लीज, इंडिविजुअल नहीं प्रेम, पूजा जी रुकिए, प्रेम जी रुकिए, पूजा जी नहीं बोल रही हैं, अब आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पूजा जी रुकिए, वन बाय वन, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। हाँ बोलिए। मैं इसको मान नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर उनकी बात देवेंद्र जी पर कही जाएगी तो पहले नेहरू पर कही जाएगी, इंदिरा जी पर कही जाएगी, राजीव जी पर कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? ये कहा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने किसी से औरंगजेब की तुलना की? ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना की। तो मैं कह रहा हूं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके नेहरू जी पर भी ये बात होगी, इंदिरा जी पर भी ये बात होगी, राजीव जी पर भी ये बात होगी, सोनिया जी पर भी ये बात होगी, राहुल जी पर भी ये बात होगी। तो आप ऐसी बातें कृपा करके ना करें, क्योंकि ऐसी बातों का कोई बेसिर पैर की बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। औरंगजेब से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। अब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती तो क्या उनको आप औरंगजेब कह देंगे? औरंगजेब से उनकी तुलना ही हो सकती है। नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया तो क्या उनको औरंगजेब कह देंगे? आप नहीं कह सकते। राजीव गांधी ने 10,000 सिखों का नरसंहार करवा दिया तो औरंगजेब हो गए? हो नहीं हो सकते, क्योंकि औरंगजेब ने 47 लाख हिंदुओं का नरसंहार कराया है। कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो कृपा करके ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है, अभी आप ही के चैनल पर श्रीमान असीम वकार ने कहा कि नाथूराम गोडसे की भी कब्र, कहाँ है कब्र भाई? नाथूराम गोडसे की कब्र कहाँ है? हैदराबाद में ओवैसी घर में है, कहाँ कब्र? नाथूराम गोडसे की इस देश में कहीं कब्र नहीं है, कब्र में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नाथूराम गोडसे कब्र में क्यों जाएगा भाई? उसकी कब्र कहीं नहीं, कहाँ कब्र? असीम वकार जवाब दीजिए, जरा बताइए कहाँ कब्र है नाथूराम गोडसे की, और कौन उस कब्र पर जाता है? हैदराबाद वाले ओवैसी जाते हैं कि असीम वकार जाते हैं?
असीम वकार बोलिए। जवाब दूं मैं आपको? हाँ, आप ही का टर्न है। मैं जवाब दूं जी। देखिए मैंने नाथूराम के मंदिर की बात की, कब्र की आपने बात कब्र शब्द का आपने प्रयोग कब्र किया कहा था। था, आपने कब्र कहा था। जी ने कहा जिना। वो फ्लो में निकल गया होगा, लेकिन आपके मुंह से कब्र ही निकला था। सुनिए हाँ। सर, चलिए सुनिए। इन्हीं ने कहा जिना। मोहम्मद अली जिना हमारा आदर्श नहीं है। हम मुगलों को भी अपना आदर्श नहीं मानते, हमारे पूर्वज मुगल नहीं हैं। जिना की जिन आप में बसा हुआ है। सुनिए सर, मैंने कब जिना का नाम लिया? नहीं, इन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा था। समीर चौगावकर ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा। बोलिए। समीर चौगावकर। हाँ हाँ चलिए। जिना एक गुजराती हिंदू था। जिना की एक पीढ़ी सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गई थी कि गुजरात में जिना के बाप मछली का व्यापार करते थे और उनके समाज ने, हिंदू समाज ने इस बात का विरोध किया था कि मछली का व्यापार हिंदू नहीं कर सकता, तो सिर्फ व्यापार बचाने के लिए वो मुसलमान हो गए थे। दूसरी पीढ़ी में कोई मुसलमान नहीं हुआ। जिना के बाप का नाम था जिना भाई पुंजा, व्यापार करता हिंदू है। जिना की मां का नाम था मीठी बाई, जिना की बीवी का नाम था रतन बाई। जिना पर बहस नहीं है। जिना की बेटी का नाम जिना की फैमिली, जिना की फैमिली ट्री नहीं देख रहे हैं तो लीजिए। नहीं, हम उनकी फैमिली ट्री में क्यों इंटरेस्ट रखे भाई? हम उसमें क्यों जाएं? हम तो बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं। आपने नाथूराम गोडसे का जिक्र किया, उस पर आपसे बीजेपी ने सवाल पूछा, उस पर जवाब दे दीजिए। अरे अगर वो समीर चौगावकर ने कहा था, अगर अग्रवाल जी मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, समय कम है इसका। अग्रवाल जी मुझे बोल तो लेने दीजिए। आप बढ़िया एंकर हैं, मैं मानता हूं। नहीं, असीम भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया एंकर कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टीवी में समय का ख्याल रखना पड़ता है। मैं कह रहा हूं जिना। बोलिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए। जिना को नेस्तनाबूद कर दिए, बॉम्बे डाइंग को हटा दीजिए। जो नेस वाडिया, नुस्ली वाडिया, नेवली वाडिया बॉम्बे में है, इनका सब जब्त कर लीजिए। मैं कब मना कर रहा हूं? जिना के परिवार को यहां क्यों बसाए हुए हैं आप लोग? दूसरी बात, आप मुगलों की बात करते हैं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, आसिम वकार के हमारे मुसलमानों के पूर्वज नहीं हैं सर। जितने मुगल हैं उनको जन्म दिया है राजपूत राजकुमारियों ने। राजपूत माओ के कोख से पैदा हुए हैं मुगल। इसका कोई हमारी औरतों के कोख से पैदा नहीं हुए। कोट करिए, वरना राजपूत माताओं की कोख से पैदा हुए हैं, तो राजपूतों पर रहम क्यों कर रहे हैं आप? प्रमाण हो तो कोट करिए, वरना इस चैनल पे हम आपकी इस बात को एंडोर्स नहीं करेंगे। अगर कोई आधिकारिक प्रमाण हो तो प्लीज उसको कोट करिए। सैयद असीम वकार, कहां पढ़ा आपने, किस स्क्रिप्चर में पढ़ा, किस जगह पढ़ा, बताइए। कौन सी बुक में? कौन सी बुक में पढ़ा? जहांगीर सलीम, जहांगीर की मां का क्या नाम था? घोर आपत्तिजनक। भाई मान सिंह कौन थे? प्रकार को इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये अनपढ़। आपने सबको बोल दिया, आपने सबको बोल दिया, आपने सबको बोल दिया। मैं पूछ रहा हूं मान सिंह कौन थे? मैं पूछ रहा हूं मान सिंह कौन थे, जय सिंह कौन थे? मैं आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? मुद्दा सर, ये मुगलों के रिश्तेदारों का नाम ले रहा हूं मैं। मैंने कब कहा कि यहाँ के मुसलमान मुगलों से आए हुए? किसी ने नहीं कहा इस बात को। मुद्दा यह है कि औरंगजेब की कब्र को आप डिफेंड कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? हम लोगों को मुगलों से नहीं, मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूं कि इतिहास को ना आप खत्म कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। जब तक जयपुर रहेगा, राजा जयसिंह रहेंगे, मानसिंह रोड रहेगा, और जब तक के जयसिंह रोड रहेगा तब तक आप मुगलों को नहीं मार सकते, मुगलों को नहीं खत्म कर सकते सर। तो आप चाहते हैं कि मुगलों की लेगेसी रहनी चाहिए? करने के लिए नहीं, खत्म कर नहीं सकते, शहर का नाम बदलना चाहिए में अंतर है। जयसिंह रोड का नाम बदलना होगा सर। असीम वकार, खत्म नहीं कर सकते और खत्म करना चाहिए, इन दोनों में अंतर है। नहीं कर सकते, ये आपकी एक बात अलग हो गई। करना चाहिए या नहीं, इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए, जब तक जयपुर शहर रहेगा, जब तक मानसिंह रोड रहेगा, जब तक जयसिंह रोड रहेगा, तब तक के मुगलों को आप नहीं खत्म कर सकते सर। जवाब दीजिए समीर चौगावकर। और मेरा मानना यह है कि अगर मुगलों से नफरत है तो मुगलों के दोस्तों से, मुगलों के साथियों से और मुगलों के रिश्तेदारों से मोहब्बत क्यों है? जल्दी सबसे जवाब लेते हैं। जल्दी समीर चौगावकर सवाल है ये। समीर चौगावकर जवाब दीजिए जल्दी। वसीम को थोड़ा इतिहास पढ़ के आना चाहिए। जिस तरीके से महिमाओं का महिमा मंडन कर रहे हैं, मुगलों का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जिक्र कर रहे थे कि कौन कहां से पैदा हुआ है, मैं इसे घोर आपत्ति करता हूं, बड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने एक बहुत गलत बयान दिया है। उन्होंने जिस तरीके से जयपुर मानसिंह का बयान जिक्र कर रहे हैं, जयपुर का जिक्र कर रहे हैं, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं,
उसका मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। ये औरंगजेब को बचाने के लिए एक ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जिन्ना के वंशज जो है, जो जिन्ना के हिंदुस्तान के अंदर एक जिन्ना की पार्टी को बचा के रखना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके से बात करके मामले को सर, जिन्ना के वंशज तो नेवली वाडियां हैं, नस्वाडियां हैं, नुस्ली वाडियां हैं। जिन्ना पे बात नहीं, आप उनसे डरते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रुकिए मिटेगा। और जिन्ना के वंशज तो वो हैं, लोग हैं बॉम्बे डाइंग है जिन्ना के वंशजों की, वो एयर है जिन्ना के वंशजों की। ओके प्रवेश कुमार बात औरंगजेब से लेकर जिन्ना तक पहुंच गई है। जवाब दीजिए, क्या क्या खत्म करेंगे बताइए, कितनी पहचान खत्म करेंगे आप? प्रवेश कुमार, देखिए, हमारी पहचान न औरंगजेब है, हमारी पहचान जिन्ना भी नहीं है। हमारी पहचान है प्रभु राम, हमारी पहचान है कृष्ण, हमारी पहचान है शिव और शक्ति, हमारी सनातन संस्कृति हमारी पहचान है। एक चीज। दूसरी चीज के जो हमारे प्रवक्ता लोहिया की बात करी, जोशी जी, लोहिया की विरासत को आप लेके नहीं चल पा रहे हैं। लोहिया वो है जिन्होंने कहा कि राम जो है वो भारत को उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर कृष्ण जोड़ते हैं। और जब मैं रामेश्वरम मंदिर में खड़ा होता हूं तो मुझको पूरे भारत का साक्षात दर्शन हो जाता है। अच्छा, सुनिए प्रवेश जी, लोहिया ने कहा था। प्रवेश जी सुनिए मेरी बात। आप सनातन का जिक्र कर रहे हैं, मुझे दूसरे प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी को तो आप सनातनी मानते होंगे ना? नहीं मानते? नहीं, बताइए क्या हुआ? नहीं मानते कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, सनातन का हिस्सा है, वो भी हिस्सा है। उन्होंने आज टीवी 9 पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने बड़ी बात कही है कि महाराणा प्रताप ने पूरी जिंदगी मर्यादा का पालन किया, शिवाजी ने मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहनों के तौर पर देखा, राम ने भी रावण के साथ युद्ध में अनीति नहीं अपनाई, औरंगजेब आक्रांता था, औरंगजेब ने जुल्म ढाए, औरंगजेब ने कन्वर्जन कराया, औरंगजेब ने मंदिर ढाए, लेकिन जो मर गया उसके पीछे क्यों पड़े? ये तो तालिबानी सोच है। हमें तो आगे बढ़ना है, वो इसके विरोध में एक कब्र हटाने के। नहीं, विरोध वो उनका व्यक्तिगत विचार है ना, वो अपने व्यक्तिगत विचार है, वो संपूर्ण हिंदू समाज का कोई नेतृत्व थोड़ी कर रहे हैं। वो एक सहारनपुर के पास क्षेत्र में छोटा सा, नहीं सर, खाली कब्र हटाने से मुगल नहीं मिटेंगे। के प्रतिनिधि, ठीक है सर, खाली कब्र हटाने से मुगल नहीं मिटेंगे। आपको ताजमहल गिराना पड़ेगा, आपको लाल किला गिराना पड़ेगा, आपको फतेहपुर सीकरी का दरवाजा गिराना पड़ेगा, बुलंद दरवाजा। अरे वकार साहब, आपकी ये फालतू बातों के अंदर सर, खाली कब्र हटाने से मुगल नहीं मिटेंगे। हम कहते हैं कि ताजमहल गिरा दीजिए, भारत की अस्मिता, लाल किला दिल्ली का, लाल किला आगरा का ध्वस्त कर दीजिए। भारत की पहचान नहीं है औरंगजेब, भारत की पहचान नहीं है। मतलब जितनी बार आप झंडा फहराएंगे उतनी बार मुगल याद आएंगे। भुवन भास्कर जोशी, ओके होल्ड ऑन, भुवन भास्कर जोशी, ओके एक मिनट जल्दी से, मेरे पास 1 मिनट बचा है, जल्दी से 20 सेकंड सबसे। भुवन भास्कर जोशी 20 सेकंड, क्या करना चाहिए भुवन भास्कर जोशी? आपको दिक्कत तो नहीं औरंगजेब की कब्र हटने से, लेकिन करना क्या चाहिए? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस सरकारों का, जिसकी केंद्र में सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो, जो सरकार फेल हो गई हो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, देश की अर्थव्यवस्था पर, और आज देखिए स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, अब तो इनके अधिकारी कहने लग गए स्टॉक मार्केट पे ज्यादा जोर है भुवन जी का। चलिए, लेकिन ठीक है, इस पर कभी ऑफ द कैमरा बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।